हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे भविष्य में पूछी जाने वाली हैं, उन सभी को हम लोग आज इस क्लास में, इस वीडियो में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए इस क्लास में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य को। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछी जाएगी। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या देखिए, अब यहाँ पे नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो थे ठाकुरदास भार्गव और दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। आपसे पूछा जाए एग्जाम में संविधान, जो ऐसे इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? चार नाम दे देंगे ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है, एक ठाकुरदास भार्गव और दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब नोट में और बात याद रखिएगा, नानकी पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा दोस्तों? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो वो थे नानी पालकी वाला ने। इस प्रकार से जो के.एम. मुंशी हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो आप याद रखिएगा के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्ला प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहें, नानकी पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला में, ऑप्शन बी बेरुबारी मामला में, ऑप्शन सी केशवानंद मामला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी बेरुबारी मामला में। और बेरुबारी मामला कब का है दोस्तों? तो 1960 का है। 1960 में बेरुबारी मामला में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखकर? ऑप्शन ए केशवानंद मामला में, ऑप्शन बी गोलकनाथ मामला में, ऑप्शन सी बेरुबारी मामला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखकर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, केशवानंद मामला में। कब का था दोस्तों केशवानंद मामला? 1973 का था। कब का था? 1973। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका है प्रश्न संख्या 4। प्रस्तावना में जो पहला व एकमात्र संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 में,
सी है 21वां संविधान संशोधन 1966 में, ऑप्शन डी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। प्रस्तावना में अभी तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है, पहला, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है आप बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब नोट में एक बात है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा गया है नोट में, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ, यहाँ पे 1976, उसमें प्रस्तावना में क्या किया, 3 शब्द जोड़े गए। और 3 शब्द कौन कौन थे, तो 1 नंबर समाजवाद, और 2 नंबर पंथ निरपेक्ष, और 3 नंबर है अखंडता। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 2। ठीक है, 2 बार हुआ है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्न में से किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन ए धार्मिक न्याय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय, ऑप्शन सी आर्थिक न्याय, ऑप्शन डी राजनीतिक न्याय। दोस्तों प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वो कौन कौन है मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, तो बताइए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछा था कि प्रस्तावना में कितने न्यायों की उल्लेख है, तो 3 न्याय दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में है, धार्मिक का नहीं है। तो आप याद रखिएगा इन तीनों के कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न से पहले नोट में एक बात याद रखिएगा कि संविधान में न्याय का उल्लेख प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। देखिए पूरे संविधान में क्या किया गया कि न्याय का जो उल्लेख है, न्याय का उल्लेख एक तो प्रस्तावना में किया गया है और दूसरा नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है न्याय का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आ गया, प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कौन होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो 5 प्रकार कौन कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट में बात लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कौन कौन सा है दोस्तों, 1 नंबर में आपका विचार, 2 नंबर में अभिव्यक्ति, 3 नंबर में विश्वास, 4 नंबर में धर्म और 5 नंबर में उपासना। आपको इसी क्रम में याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्रम सुधारने को देता है। मान लीजिए पहले अभिव्यक्ति लिख देगा, पहले अभिव्यक्ति, फिर आपका धर्म लिख देगा, फिर आपका उपासना लिख देगा, उपासना, फिर आपका लिख देगा विचार, और कहेगा कि क्या यह सही है, तो नहीं। आप इसी क्रम में याद रखिएगा, पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे नोट में फिर बात लिखी गई है कि संविधान में स्वतंत्रता का जो उल्लेख है ना, एक तो प्रस्तावना में और साथ ही मौलिक अधिकार में किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान में जो न्याय शब्द का उल्लेख है, न्याय शब्द का उल्लेख वो एक है प्रस्तावना में,
और दूसरा कहाँ है, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता का भी 2 जगह पे उल्लेख किया गया है, एक प्रस्तावना में और दूसरा मौलिक अधिकार में। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, आपसे पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 8, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। और वो 2 प्रकार कौन कौन सी है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है कि प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है और वो समानता कौन कौन है। तो 1 नंबर है प्रतिष्ठा की समानता और 2 नंबर है अवसर की समानता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। और कौन कौन है पूछा जाए तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इस बात को आप अच्छे से समझ गए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए पॉलिटी अभी चल रही है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, टॉप 30 सीरीज भी चल रही है। तो ये सभी चीज़ का क्लास होगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी इस एक्सीलेंट गाइड द्वारा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत किसे माना गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता को, ऑप्शन डी संसद को। तो दोस्तों जो प्रीएम्बल है, इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, तो प्रस्तावना में जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत किसे माना गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जनता को। जनता यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप नोट में एक बात याद रख सकते हैं कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949, कब 26 नवंबर 1949 हिंदी महीना की बात की जाए तो मार्गशीर्ष तिथि की बात की जाए तो शुक्ल सप्तमी और विक्रम संवत के हिसाब से 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है हिंदी महीना मार्गशीर्ष याद रखिएगा, तिथि आप शुक्ल सप्तमी याद रखिएगा और संवत विक्रम संवत के अनुसार 2006 याद रखिएगा। और इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। समझ गए दोस्तों इसको अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रस्तावना टॉपिक है आपको समझ में आ गया। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी पूरे नोट्स के साथ में। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले जो क्लास होगी उसमें अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।